एवरीवन, दिस इज दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी का मतलब ये है, हमने अपनी पिछली क्लास से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि जो हमारी किडनी है उसका नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 10 mm मरकरी। अब ये जो 10 mm मरकरी का जो प्रेशर था वो उसके लिए 3 प्रेशर यहाँ वहाँ पे हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो 10 mm मरकरी है, मतलब ये है कि 10 mm मरकरी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। इस प्रेशर से हमारी किडनी 125 ml पर मिनट फ्लूइड को बाहर करती है, ठीक है, मतलब इतने को फिल्टर करती है, ठीक। ये बातें हम वहाँ पे करके आए थे। अब आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी कंडीशन में आपकी जो किडनी है, अगर वो कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी 125 ml से ज़्यादा अगर फ्लूइड फिल्टर कर रही है, ठीक है, ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन कर रही है, तो इट मीन्स आपकी किडनी हेल्दी नहीं है। एक हेल्दी किडनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो 125 ml फ्लूइड ही फिल्टर करें, ठीक है। अगर इससे कम है या ज़्यादा हो रहा है तो भी आपकी किडनी हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम आज पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम डाल लेते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। देखो, हमने ये पढ़ना है कि ये जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है, जैसे आप मान लो कि जब अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ा तो जाहिर सी बात है जीएफआर बढ़ेगा। जीएफआर बढ़ेगा तो यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर किसी कंडीशन में आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो भी ब्लड में बीपी बढ़ेगा, ठीक है। हमने बीपी वाला केस भी पढ़ा था, ठीक। ब्लड में वहाँ पे बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, एनएफपी बढ़ेगा आपका, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है आपका जीएफआर बढ़ेगा और यूरिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात है, आपको पता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, ठीक, किसी बात को लेकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो, तो भी आपका बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो फिर से वही सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा और देन जो है यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन क्या हमारी किडनी, जो हमारी किडनी है, क्या वो ऐसा करती है? बिल्कुल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो ऑटो रेगुलेशन करती है, ठीक है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब यह है कि वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करती है, ठीक है। किडनी अपने एनएफपी को, नेट फिल्ट्रेशन रेट को 10 mm मरकरी पे ही मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कभी भी उससे ज़्यादा या कम नहीं करती है, ठीक। तो अब हम इसके लिए हम देखेंगे कुछ केसेस। हम डायग्राम बना रहे हैं जिससे कि अगर आप मुझसे ही पढ़ रहे हो तो आप बहुत फैमिलियर होंगे इस डायग्राम से। यहाँ साइड में देखो, ठीक है, मैं वो छोटा सा बनाऊंगी। ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। आपका ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है, इधर आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये आपका बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये आपकी पीसीटी डीसीटी आगे, मैं उसको बना नहीं रही हूँ, ये आपको समझने के लिए सिर्फ बस। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो आपका एनएफपी है, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन रेट या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये आपका इंक्रीज होगा कब? जब आपका बीपी बढ़ेगा, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन में, जनरल सर्कुलेशन का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी में जब बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस कंडीशन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जब ये ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, आपका जीएफआर बढ़ गया, ठीक है। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट ये भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ पे इस जगह पे ये जो आपका जो बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, ये कैसे बढ़ रहा है? अगर जब आपका जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब बढ़ेगा, या फिर रिलैक्स होगा तब बढ़ेगा। तो जब ये रिलैक्स कंडीशन में होगा ना, रिलैक्स, तो एकदम से यहाँ पे ब्लड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। दो कंडीशंस होंगी, ठीक है। देखो, ये बढ़ेगा, ठीक है, मतलब ये जो रिलैक्स होगा, ये बिल्कुल जब रिलैक्स कंडीशन में रहेगा तब यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा आएगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो ये जो इधर इफरेंट आर्टरी है इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी तब आपका यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रेशर यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है, आपका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ पे बढ़ने के लिए प्रेशर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और इसको रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है, तब ये
कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन है, दो केसेस हैं। केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जब आपकी जनरल सर्कुलेशन में बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या है बेटा कि व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, ये केस नंबर 1 है। जब आपकी जनरल सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तब क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब ये जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है, जनरल सर्कुलेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपके हार्ट से ब्लड निकल करके आपकी लंग्स में जा रहा है, ठीक है, किडनीज में जा रहा है, एरोटा के थ्रू आपके यहाँ किडनी में आकर के यहाँ एफरेंट आर्टरी में आ रहा है। हमने आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में ये किया हुआ है, ठीक है, कि ऑर्टा से किस तरीके से ब्लड यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपके पूरे के पूरे जनरल सर्कुलेशन में जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो आपकी जो एफरेंट आर्टरी है ना, एफरेंट आर्टरी वो जो ऐसी है अभी वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये स्ट्रेस्ड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, GFR भी बढ़ेगा, यूरिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन हमारी किडनी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, वो ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो करती क्या है, क्योंकि वो अपना जो भी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसको 10 mm मरकरी पे मेंटेन करके रखती है। तो अब वो करती क्या है, देखो करती क्या है, ये जो एफरेंट आर्टरी है, ये जो एफरेंट आर्टरी है, इसके ये मसल्स की बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये एफरेंट आर्टरी आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड का फ्लो आया जिसकी वजह से ये एफरेंट आर्टरी इस तरीके से स्ट्रेस्ड हो गई है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेस्ड हो गई। अब जब ये ऐसे स्ट्रेस्ड हो गई है, स्ट्रेस्ड होने की वजह से यू नो वेरी वेल दैट मसल्स जो होती हैं उनके पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स मैं दूसरे कलर से बना दे रही हूँ, ये यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स लगे हुए हैं। अब इस कैल्शियम चैनल्स को जैसे ये स्ट्रेस्ड होगा ना, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो इसमें कैल्शियम जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम फिल कर दो। ठीक है, इन सब में ये कैल्शियम है, कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन जो है वो फिल हो गया। ठीक है, अब कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, आपको पता है कैल्शियम का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही कैल्शियम किसी भी मसल के पास जाता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ये भी आप पढ़ चुके हो, अगर आप मुझसे ही पढ़े हो तो आपने पढ़ा है कि कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है कि आपके जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑलवेज हेल्प्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे ये जैसे ही स्ट्रेच्ड होगा, ठीक है, स्ट्रेच होने की वजह से, इतना ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। ओपन होने की वजह से फिर क्या होगा, इसके अंदर कैल्शियम चला जाएगा। कैल्शियम जाने के बाद ये इसको वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपनी ये इसी वाली पोजीशन में कम बैक हो जाएंगी, इस वाली में। ठीक है, और जब इसमें कम बैक हो गई तो इसमें का ब्लड वापस से इधर हो गया, और ये फिर से नेट फिल्ट्रेशन रेट जो ये इंक्रीज हुआ था ये नॉर्मल हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी नॉर्मल हो जाएगा, और यूरिन का प्रोडक्शन जितना हो रहा था उतना ही होगा। तो ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जब जनरल सर्कुलेशन में बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, केस नंबर 1 है। एक बार दोबारा से सुन लो आप। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एफरेंट आर्टरी है स्ट्रेच्ड होगी, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, उसमें कैल्शियम एंटर करेगा। कैल्शियम के एंटर होने की वजह से ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बिकॉज कैल्शियम हेल्प्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देन क्या होगा, ये वापस से जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी जो बढ़ गया होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, और किडनी अपना नेट फिल्ट्रेशन रेट 10 mm मरकरी पे ही मेंटेन रखती है। ठीक है, ये आपका वो कंडीशन है, केस नंबर 1 है जब बीपी बढ़ा हुआ है। अब हम केस नंबर 2 करते हैं जब बीपी गिर गया। ठीक है, केस नंबर 2 आ जाओ। केस 2 है व्हेन बीपी डिक्रीज इन जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो आपका जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन वो इसी से आएगा। ठीक है, जब बीपी गिर रहा है उस वाली कंडीशन में आएगा, बीपी बढ़ने वाले कंडीशन से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं।
ये आपकी एफरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलर, कलर चेंज कर देते हैं, ये आपकी इफरेंट आर्टरी, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी। हम डीसीटी को इधर बनाएंगे, लूप ऑफ फैनले डीसीटी इधर रहेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैं जनरल सर्कुलेशन बना दे रही हूँ। ये आपका जनरल सर्कुलेशन हो रहा है, आपको पता है। इसके बाद इधर ही आपकी वो आर्टरी, कौन सी आर्टरी? आर्टरी यहाँ पे आपकी है पेरी ट्यूबुलर आर्टरी है, ठीक है। और ये पेरी ट्यूबुलर आर्टरी वापस से रीनल आर्टरी के थ्रू जा करके इस जनरल सर्कुलेशन में मिलेगी। ये आप पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे मैं आपका लीवर बना रही हूँ। इस सारे ऑर्गन्स के भी नीड है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। ये आपका लीवर है, और ये आपका यहाँ पे लंग्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो। बीपी जब गिरा हुआ है उस वाली कंडीशन को अब ध्यान से सुनो। ये आपकी एफरेंट आर्टरी, ठीक है। यहाँ से जनरल सर्कुलेशन से बीपी गिर गया है, मतलब ये है कि ब्लड फ्लो कम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन रेट भी कम हुआ। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये आपका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये क्या हुआ? डिक्रीज। इसकी वजह से जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका GFR भी डिक्रीज हो गया है, तो यूरिन यहाँ पे धीरे धीरे बनेगा। अब देखो, यूरिन जो धीरे धीरे बन रहा है, आपको पता है कि आपके यूरिन है, सॉल्ट है, वाटर है, ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो PCT है ना, यहाँ पे ना कुछ सेल्स लगी होती हैं। इस PCT पे कुछ सेल्स लगी होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो PCT पे जो सेल्स लगी होती हैं ये क्या करती हैं कि जो यूरिन में जो भी सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है, उसको ये पकड़ने का काम करती हैं और पकड़ करके इस ब्लड में वापस से ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। ध्यान से दोबारा सुनो। यहाँ से जनरल सर्कुलेशन से जब बीपी गिरा तो ब्लड यहाँ से धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आया, तो यहाँ पे NPF भी कम हुआ और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हुआ, जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। अब यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो अगर कम हो रहा है तो यूरिन कम ही बनेगा, ठीक है। कम यूरिन बनेगा तो वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। धीरे धीरे आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट को जो PCT की सेल्स हैं वो पकड़ करके ब्लड में डाल रही हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो। फॉर एग्जांपल, एक पानी का फ्लो है, ठीक है, किसी भी पाइप में पानी का फ्लो है और बहुत ज़्यादा है, फ्लो अगर बहुत स्पीड में है, ठीक है, उस फ्लो में हमने छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स डाल दिए, पानी के फ्लो में छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स डाल दिए, और जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड में है, तो जाहिर सी बात है बॉल्स भी बहुत स्पीड में जाएंगे और हम बॉल्स को कम पकड़ पाएंगे, ठीक है, कम बॉल्स पानी में से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमने पानी की स्पीड कम कर दी है तो बॉल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं पानी से बाहर। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यूरिन धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो जो PCT की सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो सॉल्ट कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ले रही हैं। निकाल करके वो क्या कर रही हैं, ये मैं किस कलर से बनाऊँ, चलो ग्रीन कलर से देखते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट कंटेंट हैं, ठीक है, ये इसको इसने लिया, ठीक है, इन सेल्स ने लिया सॉल्ट कंटेंट और वापस से इसको ब्लड में सॉल्ट कंटेंट को भेज दिया है, ठीक। यहाँ तक आते आते ये जो DCT है, ये आपका यहाँ पे PCT है, ठीक, और ये आपका है DCT, ठीक है, हाँ DCT है। DCT की स्टार्टिंग मान लो हमने यहाँ से कर दी है, इस जगह से, ठीक। जैसे DCT की स्टार्टिंग होगी, DCT की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कुछ सेल्स लगी होती हैं जिसका नाम होता है मैकुला डेंसा।
ये मैकुला डेंसा है, ठीक है, ये जो लगी हुई हैं स्टार्टिंग में लगी हैं, मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ इसको। ये जो मैकुला डेंसा है, ठीक है, दोज आर वेरी हैप्पी सेल्स, ये ठीक है, बहुत हैप्पी सेल्स हैं। इन्होंने क्या किया, जब इनके पास जब यूरिन पहुंचा, ये यूरिन बहुत एक तो स्लो बन रहा है, ठीक है, सारा का सारा सॉल्ट कंटेंट यहाँ से खत्म हो गया है, अब इसमें सॉल्ट है नहीं, ठीक है, बिना सॉल्ट के टेस्टलेस होकर के ये मैकुला डेंसा के पास पहुंचा। जब मैकुला डेंसा के पास ये पहुंचा, ठीक है, ये सेल्स, तो उनको ये लगा कि यहाँ पे सॉल्ट तो है ही नहीं, मतलब सॉल्ट नहीं मतलब बेकार है, ठीक है, ये तुरंत सिग्नल भेजेंगे एफरेंट आर्टरी के पास। एफरेंट आर्टरी के पास जब ये सिग्नल भेजेंगे, एक सेकंड मैं नेमिंग कर देती हूँ, ठीक है, ये आपकी है एफरेंट आर्टरी, एफरेंट, और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक, ये आपकी पेरिट्यूबुलर आर्टरी, ये आपकी रीनल आर्टरी है, सॉरी रीनल वेन है, ये आर्टरी नहीं, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, और इस वाली सेल का नाम है मैकुला डेंसा, ठीक। अब देखो क्या हुआ, इतनी बात समझ में आई। अब इस मैकुला डेंसा जो होती है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के पास भी कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास वो सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट को ऐड करो, ठीक है। उन सेल्स को मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, ये इस तरह की सेल्स होती हैं, ठीक, इस कलर से मैं ग्रीन कलर में दिखा रही हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल इसके पास लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये जो मैकुला डेंसा होती है उसके पास होती है, इन सेल्स का नाम होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, इसका भी नाम मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा का मीन्स होता है नियर, ठीक है। अब देखो मैकुला डेंसा के बहुत पास हैं ये सेल्स, ठीक है, मैकुला डेंसा के बहुत पास हैं ये सेल, तो जो मैकुला डेंसा होता है वो क्या करता है, उसको सिग्नल भेजता है, सिग्नल ये भेजता है कि इसमें सॉल्ट कम है, मतलब शायद पीसीटी की सेल्स ने उस सारी के सारे सॉल्ट को यहाँ से ले लिया है, अब सारा का सारा जो सॉल्ट है यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो मुझे सॉल्ट चाहिए, ठीक है, सॉल्ट सिक्रीट करो। तब जब इसके पास जब सिग्नल जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के पास, तो रिलीज करता है रेनिन नाम का एक एंजाइम, ठीक है, एक रेनिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करता है, रेनिन, ठीक है, ये इसको सिक्रीट करता है, ठीक है। रेनिन क्यों सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि इन सेल्स को, जक्स्टा के सेल्स को ये पता चल गया है कि बीपी गिर गया है, बीपी गिरने की वजह से सॉल्ट कंटेंट कम हो गया है, अब उस सॉल्ट कंटेंट को इसमें ऐड करना है, मतलब कि कुल मिलाकर के बीपी बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो ये रेनिन क्या करेगा, ये सीधे सीधे रेनिन इधर नहीं आएगा सॉल्ट कंटेंट बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं आएगा, ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ ये एफरेंट आर्टरी से निकलेगा, या एफरेंट से निकल करके इफरेंट हो जाएगा, एफरेंट से निकल करके फिर ये आएगा यहाँ पे इधर पेरिट्यूबुलर में, पेरिट्यूबुलर से होते हुए ये रीनल आर्टरी के थ्रू, सॉरी रीनल वेन के थ्रू, इस वेन के थ्रू हो करके ये जनरल सर्कुलेशन में एंट्री करेगा, ठीक है। अब ये क्या किया इसने, रेनिन ने जनरल सर्कुलेशन में एंट्री करा। अब ये जब रेनिन यहाँ पे आएगा ना जनरल सर्कुलेशन में, यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला और जनरल सर्कुलेशन में इसने एंट्री करी, तो जनरल सर्कुलेशन में एंट्री करने के बाद यहाँ से लीवर क्या करता है, हर समय एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इस जगह पे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। ये एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको जो है वो लीवर जो होता है वो सिक्रीट करता रहता है हमेशा ही, ठीक। अब लीवर ने सिक्रीट किया, रेनिन आपका यहाँ आ गया है, ठीक है। अब ये जो रेनिन है, ये रेनिन जा करके इस एंजियोटेंसिनोजेन पर एक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको ए से दिखा दे रही हूँ कि इसने इस पर एक्ट किया, इनएक्टिव है, ठीक। एंसिनोजेन, ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये इनएक्टिव है। अब ये क्या करेगा, रेनिन जब इस पर एक्ट करेगा तो ये अपना एक फॉर्म कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, कलर से दिखा रही हूँ, ठीक है,
यहाँ पे अब ये एंजियोटेंसिन, मैं इसको यहाँ पे भी लिख दूंगी, ठीक है, आप बस समझ जाओ। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, अभी भी ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब इनएक्टिव है तो ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स, अभी लंग्स का यहाँ पे क्यों फंक्शन मैंने ऐड किया था, क्योंकि लंग्स क्या करता है, उसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। वो क्या करता है, जब ये सिक्रीट करता है तब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब हमारा आज का जो पर्पस था वो ये था कि एंजियोटेंसिन सेकेंड, आप, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। लीवर ने क्या सिक्रीट किया हुआ था, लीवर ने सिक्रीट किया था एक एंजाइम जिसका नाम था एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, जो कि इनएक्टिव था। इसके ऊपर रेनिन ने एक्ट किया, रेनिन ने क्या किया, इसके ऊपर एक्ट किया। एक्ट करने के बाद ये क्या हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद लंग्स ने एक दूसरा एंजाइम रिलीज किया, जिसका नाम था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आई हैव नो स्पेस। और इसने जब एक्ट किया तब ये बना एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है। और हमको आज यही फॉर्म करना था, एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब एक बार अब दोबारा सुनो स्टार्ट से कि हुआ क्या। देखो, जब बीपी गिरा, ठीक है, किसी भी रीजन से बीपी गिर गया तो यूरिन का प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा बीपी गिरने की वजह से। जो पीसीटी की सेल्स थी, उन सेल्स ने क्या किया, इसमें से जितना भी यूरिन में सॉल्ट कंटेंट था वो उठा लिया, ठीक, क्योंकि क्या था, यूरिन बहुत ही स्लो आ रहा था, ठीक है, बहुत ही स्लोली आ रहा था, ठीक। अब जब यहाँ तक ये डीसीटी तक आया तो डीसीटी पे यहाँ पे कुछ टेस्टर लगे हुए थे, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा को ये पता चला कि यहाँ पर तो सॉल्ट नहीं है, मतलब ये जो भी है वो टेस्टलेस है। तो इसने क्या किया, इसने जो है एक सिग्नल भेजा जो कि एफरेंट आर्टियोल की सेल्स थी, जिनका नाम था जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स। अब ये जो जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स थी, इनके पास जब सिग्नल गया कि यहाँ पे सॉल्ट नहीं है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेनिन सिक्रीट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रेनिन सिक्रीट हुआ, ये रेनिन सीधा इधर आकर के सॉल्ट कंटेंट ना बढ़ाने के बजाय ये कहाँ गया, ये सीधा एफरेंट आर्टरी, पेरिट्यूबुलर आर्टरी से होते हुए रीनल वेन के थ्रू होते हुए कहाँ गया, जनरल सर्कुलेशन में, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन में जब ये गया तो यहाँ पे लीवर हमेशा ही क्या करता रहता है, हमेशा ही हर समय पे एंजियोटेंसिनोजेन सिक्रीट करता रहता है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट करता है। तो रेनिन उस पर जाकर के एक्ट करता है। जब रेनिन उस पर एक्ट करता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है तो इसको यहाँ पे ये एक्टिव करता है। एक्टिव करने के बाद एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। यहाँ देखो, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। अब क्या करेगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो लंग्स के पास भी तो होता हुआ आता है, तो उसके पास जाता है सर्कुलेशन में। तो लंग्स के पास एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, वापस से इस पे एक्ट करेगा और इसको एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट करेगा। अब ये एक्टिव है, ठीक है। इतना हमको आज सीखना था, हमको आज यही अभी बताना था। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड का बर्थ क्यों हुआ है, ये क्यों बॉर्न हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये जो इतना आज का टॉपिक है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड का फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब